द मूवी स्टोरी आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2022 की एक ड्रामा फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है इन आवर प्राइम। आगे स्पॉयलर्स हैं, सावधान रहें और ध्यान रखें। दक्षिण कोरिया के सबसे प्रतिष्ठित हाई स्कूल में जहां 1% लोग इकट्ठा होते हैं, हान जी वो फिट होने में असफल रहता है। वह अपने पुराने साधारण स्कूल में सबसे होशियार छात्र हुआ करता था, लेकिन यहाँ जीनियस लोगों के बीच वह कक्षा में सबसे नीचे से एक कदम ऊपर है, खासकर गणित में, जिसे कॉलेज में प्रवेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। उसके सहपाठी अमीर हैं, इसलिए वे ट्यूटर्स और बूट कैंप्स का खर्च उठा सकते हैं, लेकिन जीवू छात्र कल्याण पर निर्भर है और ऐसी चीजों का खर्च नहीं उठा सकता। उसके गणित शिक्षक मिस्टर किम ग्यून हो उसे याद दिलाते हैं कि ये ग्रेड एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश के लिए पर्याप्त नहीं होंगे और जी वू से स्थानांतरण पर विचार करने के लिए कहते हैं। एक रात जी वू के रूममेट्स उसे पैसे देते हैं ताकि वह चुपके से बाहर निकलकर सभी के लिए कुछ नाश्ता और शराब ला सके, लेकिन वापस आते समय जी वू को रात के गार्ड ली हाक सुंग पकड़ लेते हैं। अगली सुबह मिस्टर किम उसे यह कबूल करने की कोशिश करते हैं कि इस योजना में और कौन शामिल था, लेकिन जी वू वफादारी को महत्व देता है और चुप रहता है। इससे उसकी सहपाठी पार्क बोराम का ध्यान आकर्षित होता है, लेकिन इससे उसे अस्थायी रूप से छात्रावास से निकाल दिया जाता है। कक्षा के बाद उसके रूममेट्स उसे धन्यवाद के रूप में कुछ पैसे देने की कोशिश करते हैं और यह सुनकर हैरान हो जाते हैं कि जीवू इसे नहीं चाहता क्योंकि वे दोस्त हैं। वे अन्य रास्तों से देर रात नाश्ता लाने की संभावना पर चर्चा करते हैं, लेकिन हाक सूंग के गार्ड के रूप में काम शुरू करने के बाद से यह असंभव हो गया है। वे उसे एक कम्युनिस्ट ऑफिसर कहते हैं क्योंकि वह उत्तर कोरियाई भगोड़ा है। बाद में हाक सूंग अपने डॉक्टर से मिलने जाता है, जो उसे बताता है कि रात के गार्ड के रूप में काम करना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और नींद की गोलियों पर निर्भर रहने से उसका बायोरिदम खराब हो रहा है। हाक सूंग उसे याद दिलाता है कि एक भगोड़े के रूप में यह एकमात्र नौकरी है जो उसे मिल सकती है, इसलिए जब तक डॉक्टर उसे कहीं और नौकरी नहीं दिला सकता वह गोलियां लेता रहेगा। इसके बाद हाक सूंग अपने अकेले अपार्टमेंट में लौटता है, जहां वह अपना समय अपने कछुए को खाना खिलाने, स्ट्रॉबेरी दूध पीने और सुडोकू पहेलियां हल करने में बिताता है। अगले दिन जीवू को छात्रावास से निकाल दिया जाता है। बोराम उसे बाहर जाते समय चिढ़ाती है, कहती है कि उसे लगा था कि वह हारा हुआ से कुछ ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह गलत थी। कुछ घंटों बाद जीवू अपने परिवार के अपार्टमेंट में लौटता है, जिसे वह अपनी मां के काम से वापस आने से पहले साफ करता है। वह एक विधवा है जिसने उसे पालने के लिए हमेशा कड़ी मेहनत की है, इसलिए वह अपने बेटे को इतनी महत्वपूर्ण वर्दी में देखकर बहुत गर्व महसूस करती है। अपनी मां को यह बताने का साहस न होने के कारण कि उसे सोने की जगह चाहिए, जीवू इसके बजाय कहता है कि वह केवल उससे मिलने आया था और उसे देर होने से पहले स्कूल वापस लौटना होगा। वापस जाते समय बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए जीवू स्कूल के परित्यक्त लैब में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन उसे हाक सूंग ढूंढ लेता है। गार्ड को बुरा लगता है जब उसे पता चलता है कि जीवू के पास रहने की कोई जगह नहीं है, इसलिए वह उसे अपने कार्यालय में वापस आमंत्रित करता है। जब जीवू सोता है, हाक सूंग को वह बहुत कठिन गणित का होमवर्क मिलता है जो जीवू पूरा नहीं कर सका। जैसे ही सूरज उगता है, हाक सूंग जीवू को बाहर निकाल देता है। लड़का अपनी गणित कक्षा में जाता है और यह देखकर हैरान हो जाता है कि उसका होमवर्क हाक सूंग ने पूरा किया है, और न केवल यह, सभी जवाब सही हैं। बोराम इसे नोटिस करती है और चाहती है कि जीवू शिक्षक को दिखाए, लेकिन वह उसे चुप रहने के लिए कहता है। कक्षा के बाद जीवू हाक सूंग को मदद के लिए धन्यवाद देने जाता है और उसे यह सिखाने के लिए कहता है कि यह कैसे करना है, लेकिन हाक सूंग उसे फिर से बाहर निकाल देता है। बाद में पढ़ाई के कमरे में जीवू सुनता है कि उसके सहपाठियों के निजी ट्यूटर्स को भी इनमें से कुछ गणित समस्याओं में परेशानी हो रही है, जो दर्शाता है कि हाक सूंग कितना खास है। जीवू उसका पीछा करने लगता है, ट्यूशन की भीख मांगता है, लेकिन हाक सूंग उसकी ओर ध्यान नहीं देता। एक दोपहर कचरा बाहर निकालते समय हाक सूंग शिक्षकों को कल्याणकारी छात्रों के बारे में बात करते हुए सुनता है, जिनके माता पिता लापरवाह हैं और जिनमें हीन भावना है, और मिस्टर किम जीवू को इस सूची में शामिल करते हैं। जब जीवू फिर से ट्यूशन के लिए उनके पास आता है, हाक सूंग उसे बताता है कि स्थानांतरण करना बेहतर है और आत्मदया कोई बैज नहीं है जिसे पहनना चाहिए, क्योंकि यह आपको त्रासदी पर केंद्रित रखता है। जीवू समझाता है कि उसे इस बात पर कितना गुस्सा आता है कि दूसरों को वे अवसर मिल सकते हैं जो उसे नहीं मिल सकते, इसलिए हाक सूंग झुक जाता है और उसे ट्यूटर करने के लिए स्वीकार करता है। वह केवल इतना मांगता है कि जीवू उसे स्ट्रॉबेरी दूध से भुगतान करे। अगले दिन हाक सूंग अपने दोस्त एनजी चोल से मिलने जाता है,
जिसने उसे दक्षिण कोरिया लाने में मदद की थी, क्योंकि वह सियोल के उत्तर कोरियाई भगोड़ा समर्थन लीड के रूप में काम करता है। वे एक साथ बोर्ड गेम खेलते हैं और जीवन के बारे में बातचीत करते हैं। और जब जी चोल हाकसुंग को उसकी जरूरत की लैंप उपहार के रूप में देता है, हाकसुंग उन्हें भुगतान करने पर जोर देता है, क्योंकि वह इस देश में दान के लिए नहीं आया था। जब रात होती है, हाकसुंग परित्यक्त लैब में लैंप रखता है ताकि वह वहां जीवू को गुप्त रूप से पढ़ा सके। जीवू को 3 नियमों का पालन करना होगा। 1. इन कक्षाओं के बारे में किसी को नहीं पता होना चाहिए। 2. गणित के अलावा कोई सवाल नहीं। और 3. हाकसुंग गणित पढ़ाएगा, लेकिन वह ग्रेड या टेस्ट के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। जीवू सभी नियमों का पालन करने का वादा करने के बाद हाकसुंग उसे पहला अभ्यास देता है, एक त्रिकोण का क्षेत्रफल निकालना। जीवू इसे जल्दी हल कर लेता है, यह बताते हुए कि यह मिडिल स्कूल की समस्या है, लेकिन हाकसुंग उसे बताता है कि वह गलत है। त्रिकोण के चारों ओर एक पूरा वृत्त बनाकर छला हुआ महसूस करते हुए जीवू सोचता है कि यह अनुचित है, क्योंकि हाकसुंग ने उसे गलत सवाल दिया है। लेकिन हाकसुंग का कहना है कि वह समस्या समाधान के लिए गलत दृष्टिकोण अपना रहा है। हाँ, जवाब ढूंढना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह समझना कि सवाल क्या है, यह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। गणित समाधान खोजने की प्रक्रिया के बारे में है। जब जीवू इस अवधारणा को समझता है, हाकसुंग इसे एप्सिलॉन कहता है। जब उसे एक फ्लैशबैक होता है कि कैसे एक युवा, वह और एक दोस्त को उनकी शैक्षणिक सफलता के लिए एक शानदार पेन पुरस्कार के रूप में मिला था। एप्सिलॉन का अर्थ है छोटा और महत्वहीन, यहां तक कि तुच्छ। कक्षा खत्म होने के बाद, चूंकि जीवू के पास अभी भी जाने की कोई जगह नहीं है, हाकसुंग उसे अपने साथ रहने की अनुमति देता है। जीवू को पता चलता है कि हाकसुंग को पुराने कैसेट प्लेयर पर शास्त्रीय संगीत सुनना पसंद है, इसलिए वे कुछ देर तक शास्त्रीय संगीतकारों के बारे में बात करते हैं, जो हाकसुंग को जीवू के उसके अतीत के बारे में सवालों से बचने में मदद करता है। कैसेट खराब हो चुका है और उसकी ध्वनि गुणवत्ता खराब है, इसलिए जीवू अपने फोन पर गाने बजाता है, जिसकी गुणवत्ता हाकसुंग को आकर्षित करती है और उसे लंबे समय बाद पहली बार गहरी नींद में मदद करती है। वास्तव में वह अगली सुबह देर तक बिस्तर में रहता है, और जब वह जागता है, जीवू पहले ही कक्षा के लिए निकल चुका होता है। मिस्टर किम के पास अपने गणित के छात्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं। फाइनल होने के बजाय उनकी कक्षा प्रतिष्ठित पाइथागोरस गणित प्रतियोगिता में भाग लेगी, जो उनकी परीक्षा के रूप में गिना जाएगा। किशोर इससे खुश नहीं है, क्योंकि उनके पास अभ्यास के लिए केवल 2 महीने हैं, लेकिन मिस्टर किम उन सभी से स्वर्ण जीतने की उम्मीद करते हैं। जीवू हर दिन हाकसुंग से गणित की कक्षाओं के लिए मिलने जाता है, और बोराम यह नोटिस करने लगती है कि जीवू कितनी बार स्ट्रॉबेरी दूध खरीदता है, जैसे कि वह इसका आदी हो। एक शाम एक विशेष रूप से कठिन अभ्यास होता है, जिसे हल करने की तकनीक जीवू को जानना चाहिए, लेकिन हाकसुंग समझाता है कि वह चाहता है कि वह इसे मैन्युअल रूप से जोड़े। 3 घंटे बाद जीवू इसे हल करने में सफल होता है, इसलिए हाकसुंग उसे कुछ खास दिखाता है। प्रसिद्ध गणितज्ञ बर्नहार्ड रीमैन ने 2 के वर्गमूल के 38 दशमलव को हाथ से गणना की थी, ताकि समाधान प्रक्रिया से परिचित हो सकें, जो आप केवल एक सूत्र को याद करके नहीं कर सकते। यह गणित को बेहतर ढंग से समझने में बहुत मददगार है। हाकसुंग जीवू को यह बताने से इनकार करता है कि उसका जवाब सही है या गलत, क्योंकि उसका होमवर्क खुद इसे खोजने का होगा। यह एक गणितज्ञ का काम है। जैसे जैसे हफ्ते बीतते हैं, जीवू अपनी गणित की कौशल को हर दिन और बेहतर करता जाता है। एक दोपहर उसे कुछ विनाशकारी खबर मिलती है। एक करीबी दोस्त और सहकारी कल्याणकारी छात्र अपने पुराने स्कूल में वापस स्थानांतरित हो रहा है, यह स्वीकार करते हुए कि यहां आना कभी इसके लायक नहीं था। अब जीवू को अपनी स्थिति के बारे में कुछ सोचना है, और बोराम उसकी बात सुनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे लगता है कि वह उसका मजाक उड़ा रही है जब वह कहती है कि वे एक ही स्थिति में हैं, जबकि वह वास्तव में एक अमीर बच्ची है। उनकी बातचीत तब बाधित होती है जब बोराम की माँ उसे लेने आती है। जब वे कार में बैठते हैं, बोराम को एक कल्याणकारी बच्चे के साथ घूमने के लिए डांटा जाता है। बोराम तकनीकी रूप से भी कल्याण पर है, क्योंकि उसके माता पिता तलाकशुदा हैं, लेकिन वह वित्तीय सहायता पर नहीं है, इसलिए यह वास्तव में एक जैसा नहीं है। उसकी माँ उसे पियानो संगीत सुनने के लिए भी डांटती है, क्योंकि वह चाहती है कि बोराम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, इसलिए उसने मिस्टर किम को बोराम का निजी ट्यूटर नियुक्त किया है, जो अवैध है। बाद में उस रात जीवू हाकसुंग को अपने दोस्त के बारे में बताता है और सोचता है कि क्या उसे भी स्थानांतरित होना चाहिए। हाकसुंग उसे हार न मानने के लिए प्रोत्साहित करता है और उसे याद दिलाता है कि सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि अंत तक डटे रहने का साहस है। अपने दावे को साबित करने के लिए
वह जीवू को उसके द्वारा ठीक किए गए अभ्यास दिखाता है। हालांकि अंतिम समाधानों में कुछ गलतियां हैं, लड़के ने उन्हें हल करने की प्रक्रिया को सही ढंग से सीखा है। उसी रात जीवू की निलंबन अवधि समाप्त हो जाती है, इसलिए उसे छात्रावास में वापस जाने को मिलता है। लेकिन वह स्वीकार करता है कि उसे हाक सुंग के साथ जगह साझा करना याद आता है। अगले दिन बोराम उसे स्ट्रॉबेरी दूध के साथ एक माफी नोट उपहार में देती है, और जब वह विचलित होता है वह उसका पीछा करती है और परित्यक्त लैब में उसके रहस्य का पता लगा लेती है। जीवू की देखभाल करने के लिए हाकसुंग को धन्यवाद देने के बाद वह पूछती है कि क्या वह समय समय पर आ सकती है, और हाकसुंग इसे स्वीकार करता है, बशर्ते वह इसे भी गुप्त रखे। बोराम उसे कम्युनिस्ट ऑफिसर भी कहती है, और यह हाकसुंग को भ्रमित करता है। वह उत्तर कोरिया से हो सकता है, लेकिन उसने कभी सैन्य सेवा नहीं की। एक कारण जो वह समझाने की जहमत नहीं उठाता, उसे छूट दी गई थी। उस क्षण वे नोटिस करते हैं कि छात्रों का एक समूह कैंपस में चुपके से घूम रहा है। लेकिन पिछले बार जीवू के साथ जो हुआ उसे सीखने के बाद हाकसुंग कुछ न करने का फैसला करता है। एक और शाम जीवू हाकसुंग से पूछता है कि उसने गणित को इतनी मेहनत से क्यों पढ़ा। वह समझाता है कि पहले तो उसने इसे छात्रवृत्ति और अपने परिवार के लिए किया था, लेकिन जितना अधिक वह इसके बारे में सीखता गया उतना ही सुंदर उसे यह लगा, इसलिए उसे इससे प्यार हो गया। फिर वे बोराम को पियानो पर हाकसुंग के साथ शामिल होने के लिए बुलाते हैं ताकि वह उसे एक शानदार छोटी चाल सिखा सके। प्रत्येक अंक को एक नोट प्रदान करके वे दोनों पाई की संख्या को बजाकर एक सुंदर धुन बनाते हैं। अगली गणित कक्षा के दौरान जीवू हाकसुंग द्वारा सिखाए गए गलत सवालों के तर्क का उपयोग करके मिस्टर किम के जवाब को ठीक करता है। हालांकि मिस्टर किम उसे इसके लिए डांटते हैं। जवाब सही हो सकता है, लेकिन यह वह नहीं है जो परीक्षक ने चाहा था, और छात्रों को केवल इसकी चिंता करनी चाहिए। वह समाधान देना जो अपेक्षित है, न कि वह जो सही है। यह सब टेस्ट तकनीक के बारे में है, लेकिन जीवू इसे स्वीकार नहीं करता और जवाब देता है कि वह फिर भी टेस्ट में सही जवाब देगा। इस तरह के रवैये को असभ्य मानते हुए मिस्टर किम उसे बाकी कक्षा के लिए दरवाजे के बाहर खड़े होने के लिए कहते हैं। इसके बाद जीवू मिस्टर किम को सूचित करता है कि वह स्थानांतरण नहीं करेगा। दोपहर में हाकसुंग की एक और यात्रा के दौरान जीचोल उसे एक स्मार्टफोन उपहार में देता है ताकि उसे ढूंढना आसान हो। हाकसुंग बाद में इसे जीवू को खुशी से दिखाता है, और लड़का नोटिस करता है कि वह इस छोटी स्क्रीन पर लंबे शोध पत्र पढ़ रहा है। मदद करने के लिए जीवू एक सहपाठी से कहता है कि उसे कंप्यूटर लैब में चुपके से ले जाए ताकि वह पूरे दस्तावेज को प्रिंट कर सके और हाकसुंग को उपहार में दे सके। अगला दिन पाइथागोरस टेस्ट का है। हाकसुंग के पाठों की बदौलत जीवू शानदार प्रदर्शन करता है, और जबकि बोराम संगीत को याद करके अच्छी शुरुआत करती है, वह जल्द ही निराश हो जाती है। दबाव उस पर हावी हो जाता है और वह परीक्षा पूरी किए बिना कक्षा छोड़ देती है। उसकी माँ उसे शर्मिंदगी से बचाने के लिए घर पर रखती है और स्कूल से झूठ बोलती है, कहती है कि वे एक यात्रा पर जा रहे हैं। जब जीवू उससे संपर्क करने की कोशिश करता है, उसके सभी टेक्स्ट अनदेखे रहते हैं। शाम को जीवू और हाकसुंग एक शास्त्रीय संगीत समारोह में जाते हैं, जिसके लिए बोराम ने उन्हें मुफ्त टिकट दिलाए थे क्योंकि उसका परिवार कंपनी इसका प्रायोजक है। बोराम कभी नहीं आती, लेकिन कम से कम हाकसुंग इसका इतना आनंद लेता है कि वह आंसुओं में डूब जाता है। इसके बाद हाकसुंग जीवू को अपने घर पर रात का खाना खाने के लिए आमंत्रित करता है, जिससे जीवू को एहसास होता है कि यह पहली बार है जब वह हाकसुंग को खाते हुए देखता है। उसी रात कोई पाइथागोरस टेस्ट को इंटरनेट पर लीक कर देता है, जिससे शिक्षकों के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है, जिन्हें अब उस छात्र को ढूंढना होगा जिसने ऐसा किया, अगर वे नहीं चाहते कि शिक्षा बोर्ड उन्हें बर्खास्त कर दे। इस बीच जीवू और हाकसुंग एक किताबों की दुकान में खरीदारी करने जाते हैं और एक अजनबी हाकसुंग को पहचान लेता है। यह व्यक्ति भी उत्तर कोरिया से है और हाकसुंग को डॉक्टर कहता है। उसे उन दिनों से याद करता है जब हाकसुंग उस विश्वविद्यालय में कक्षाएं पढ़ाता था जिसमें वह पढ़ता था। वह व्यक्ति हाकसुंग को प्रसिद्ध गणितीय जीनियस भी कहता है और सोचता है कि जीवू उसका बेटा है, जिससे वे एक अजीब स्थिति में पड़ जाते हैं। हाकसुंग उस व्यक्ति को याद के लिए धन्यवाद देता है और दुकान से जल्दी निकल जाता है। जीवू के सवालों का जवाब देने से इनकार करता है। जब वह घर पहुंचता है, हाकसुंग अपने बेटे ली ताई योन के साथ बिताए अच्छे समय को याद करता है, जैसे एक साथ रात का खाना खाना, कछुआ लेना और स्ट्रॉबेरी दूध खरीदना, क्योंकि यह ताई योन का पसंदीदा था। अगले दिन टीवी पर कुछ महत्वपूर्ण खबरें आती हैं। रीमैन हाइपोथेसिस, सबसे महत्वपूर्ण गणितीय समस्याओं में से एक प्रसिद्ध उत्तर कोरियाई व्यक्ति जिसका नाम ली हाकसुंग है द्वारा हल होने वाला है,
और अभी तक इसका विद्वानों की एक बोर्ड द्वारा समीक्षा चल रही है। टीवी पर प्रोफेसर ओह बताते हैं कि जब वह बच्चा था तब उसने एक गणित ओलंपियाड में भाग लिया था और हाकसुंग से मिला था, जो उत्तर का प्रतिनिधित्व करता था जबकि ओह दक्षिण का। दोनों को एक प्रसिद्ध गणितज्ञ द्वारा एक शानदार पेन दिया गया था और ओह के पास वह आज भी है। जी चोल और जीवू दोनों खबर देखते हैं और यह जीवू है जो पहले हाकसुंग को ढूंढता है और इसके बारे में पूछता है। हालांकि हाकसुंग गुस्सा हो जाता है और उसे रीमैन हाइपोथेसिस का फिर कभी जिक्र न करने के लिए कहता है। इस बीच मिस्टर किम को टेस्ट घटना के कारण परेशानी हो रही है क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, लेकिन जब एक सहकर्मी कुछ अफवाहों के आधार पर सुरक्षा टेप की समीक्षा करता है तो उसे अपनी मुक्ति मिल जाती है। अगले दिन मिस्टर किम जी वू को बुलाता है और उसे कंप्यूटर लैब से कुछ प्रिंटेड शीट्स के साथ चुपके से बाहर निकलते हुए रिकॉर्डिंग दिखाता है। जी वू यह समझाने की कोशिश करता है कि यह असंबंधित है, लेकिन उसके पास इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं है। टेप के सबूत और इस तथ्य के बीच कि वह कुछ महीनों में अचानक गणित में बेहतर हो गया, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए मिस्टर किम उसे एक सौदा पेश करता है। अगर वह स्थानांतरण स्वीकार करता है तो वह उसका दोष सार्वजनिक नहीं करेगा। दुख की बात है कि जी वू द्वारा लीक करने की अफवाहें फिर भी सबके कानों तक पहुंच जाती हैं और बोराम इससे परेशान हो जाती है क्योंकि उसे सच्चाई पता है। जी चोल को भी अपनी कुछ परेशानियां हैं। उत्तर कोरिया इस बात से नाराज है कि दक्षिण हाकसुंग की उपलब्धियों को ले रहा है, खासकर क्योंकि ये खोजें सैन्य एन्क्रिप्शन से जुड़ी हैं। इसलिए एनआईएस चाहता है कि जी चोल हाकसुंग को टीवी पर स्पष्ट करने के लिए मना ले। अब हाकसुंग का नाम हर जगह खबरों में है और एक पुराना सहकर्मी भी उसे उत्तर में एक साथ लौटने के लिए मनाने के लिए मिलने आता है। हालांकि वह गलती से यह स्वीकार कर लेता है कि वह इसलिए पूछ रहा है क्योंकि हाकसुंग को लाना उसे भी माफी दिलाएगा और केवल उसके बेटे के साथ जो हुआ उसे उठाकर उसे गुस्सा दिलाता है। जी चोल हाकसुंग से माफी मांगने के लिए मिलने जाता है कि वह एनआईएस को उससे दूर नहीं रख सका, लेकिन हाकसुंग अभी भी सभी वर्षों की सुरक्षा के लिए आभारी है। जब हाकसुंग शहर छोड़ने के लिए पैकिंग कर रहा होता है, जी चोल उसे उसका शोध दस्तावेज लौटाता है जिसे हाकसुंग ने वर्षों पहले फेंक दिया था और जी चोल ने बचाया था क्योंकि यह कचरा होने के लिए बहुत मूल्यवान था। उस क्षण जीवू भी आता है, लेकिन जब वह चीखें सुनता है तो वह बाहर रहने का फैसला करता है। हाकसुंग गुस्सा है क्योंकि यह शोध ही था जिसने उसके बेटे की जान ली थी, इसलिए वह इसे टीवी पर डालने से इनकार करता है। जी चोल के जाने के बाद जीवू हाकसुंग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी केवल उस पर गुस्सा होता है। यह स्वीकार करने से इनकार करता है कि वे ट्यूटर और छात्र से ज्यादा कुछ हैं। इसके बाद जीवू को परेशान बोराम का फोन आता है, जो समझ नहीं पाती कि वह उन्हें इस तरह से फंसाने क्यों दे रहा है, लेकिन वह केवल इतना कहता है कि यह खत्म हो गया है और फोन काट देता है। इस बीच हाकसुंग बस स्टेशन पर पहुंचता है और जब उसे लगता है कि उसने एक अजनबी के चेहरे पर अपने बेटे का चेहरा देखा, वह उस रात को याद करने लगता है जब ताई योन की मृत्यु हुई थी। सहभगोड़ों का बचाव करने के लिए एक और लड़ाई में पड़ने के बाद ताई योन ने अपने पिता के साथ बहस शुरू कर दी थी, उन पर आरोप लगाते हुए कि उन्होंने स्वार्थी कारणों से दक्षिण में भाग लिया था, क्योंकि उन्होंने तब ऐसा नहीं किया था जब उनकी मां तपेदिक से बीमार थीं। हाकसुंग ने जोर देकर कहा कि उन्होंने अपने बेटे को बेहतर जीवन देने के लिए ऐसा किया था, लेकिन ताई योन ने बताया कि प्रवेश स्तर की नौकरियां करना और एक विद्वान के लिए गंदगी की तरह व्यवहार किया जाना बेहतर जीवन से बहुत दूर था। अपने पिता को केवल गणित के साथ जीवन का आनंद लेने की शुभकामना देने के बाद ताई योन भाग गया और तैरकर उत्तर में वापस जाने की कोशिश की, लेकिन उसे सीमा गश्ती ने देखते ही गोली मार दी। जीवू के पास वापस वह अपनी मां के सोते समय उनके स्टैंप का उपयोग करने के लिए चुपके से घर में घुसता है। अगली सुबह वह कागजात मिस्टर किम को सौंपता है, जो उसे बताते हैं कि उसने सही काम किया है। हाकसुंग एक होटल में छिपा हुआ है, जबकि जी चोल उसे टीवी शो के लिए ढूंढने की कोशिश करता है और उसे बोराम का फोन कॉल आश्चर्यचकित करता है, जो उसे जीवू के स्थानांतरण के बारे में बताता है। उस दोपहर पाइथागोरस पुरस्कार समारोह है। जीवू स्कूल से बाहर जा रहा है, लेकिन बोराम अचानक आती है और उसका सामान चुराकर उसे ऑडिटोरियम में खींच ले जाती है। प्रोफेसर ओ हाल ही में सिद्ध सिद्धांत के बारे में एक भाषण के साथ समारोह शुरू करते हैं और यही वह क्षण है जब हाकसुंग बाधा डालने का फैसला करता है। नदी में अपने कछुए को मुक्त करने के बाद स्कूल में जल्दी पहुंचकर वह अपनी पहचान के प्रमाण के रूप में अपना पेन प्रस्तुत करता है, इसलिए प्रोफेसर ओ उसे खुले दिल से स्वीकार करते हैं और उसे भी भाषण देने की अनुमति देते हैं। अपनी गार्ड की नौकरी के बारे में मजाक करने के बाद हाकसुंग कबूल करता है कि उसने ही जीवू को गणित पढ़ाया और प्रिंटेड थीसिस को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करता है कि उसने टेस्ट लीक नहीं किया।
वह यह भी खुलासा करता है कि यह मिस्टर किम थे जिन्होंने अपने निजी छात्रों को टेस्ट लीक किया था, जिससे मिस्टर किम गुस्से और शर्मिंदगी के साथ चले जाते हैं। फिर हाक सुंग अपनी कहानी का थोड़ा हिस्सा साझा करता है। उसने उत्तर कोरिया से भाग लिया था ताकि वह गणित को ठीक से पढ़ सके, क्योंकि उसकी अपनी सरकार उसके शोध का उपयोग हथियार बनाने के लिए कर रही थी। वह चाहता है कि उसका गणित नौकरियां ढूंढने और अच्छे कॉलेजों में प्रवेश के लिए उपयोग हो, लेकिन ऐसी लालच ने उसे अपने बेटे की जान गंवानी पड़ी। हाक सुंग अपनी पसंद पर शर्मिंदा है, फिर भी जीवू ने उसे कभी इस तरह नहीं देखा और अंत तक उसके रहस्य के प्रति वफादार रहा, भले ही यह उसे अपने भविष्य की कीमत चुकानी पड़े। रोते हुए हाक सुंग माफी मांगता है और जीवू पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद देता है, और ऐसा भाषण जी चोल को, जो पूरे समय सुन रहा था, बिना टीवी साक्षात्कार के बारे में पूछे चले जाने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि वह हाक सुंग के लिए बाहर इंतजार करता है और उसे सवारी की पेशकश करता है। जी चोल ने उसे जो स्मार्टफोन उपहार में दिया था उसे फेंकने के बाद वह हाक सुंग के लिए एक छोटा आश्चर्य प्रकट करता है, एक नया कानूनी पासपोर्ट जो हाक सुंग को दक्षिण कोरियाई नागरिक के रूप में चिह्नित करता है, और टिकट ताकि एनआईएस उसे कुछ समय के लिए न ढूंढ सके। जी चोल को शायद इसके लिए बर्खास्त कर दिया जाएगा, लेकिन उसे लगता है कि यह इसके लायक है। कुछ समय बाद जी चोल जीवू से मिलने जाता है और उसे वह उपहार देता है जो हाक सुंग ने उसके लिए छोड़ा था, प्रसिद्ध पेन और उसकी थीसिस का पहला ड्राफ्ट। 3 साल बाद जीवू और उसकी कॉलेज कक्षा प्रतिष्ठित ओबरवॉल्फैक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स का दौरा करते हैं। हाक सुंग अब वहां काम कर रहा है और जीवू उसे कुछ स्ट्रॉबेरी दूध और एक गले लगाकर आश्चर्यचकित करता है, फिर गणित के बारे में लंबी बातचीत में डूब जाता है। अधिक ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें। देखने के लिए धन्यवाद।